सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोवालास बाय हेमंत सर में। मैं हूं हेमंत गजेंद्र सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं जिनका उद्देश्य है कि एक बेहतरीन डॉक्टर बनना, मेडिकल एंट्रेंस जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करना, उसके लिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ पर एक हिंदी मीडियम का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि रविवार को हिंदी माध्यम के लिए भी वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है 11th एनसीईआरटी का सेल बायोलॉजी, कोशिका जीवन की इकाई। राइट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने यही चैप्टर क्यों स्टार्ट किया। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 5 या 6 दिन पहले यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी से ये जानना चाहा, आप सभी के सजेशन और सुझाव लेना चाहा कि मुझे पहले किस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों के वोटिंग के आधार पर मैंने ये पाया कि सर्वाधिक जो मत है, सर्वाधिक जो वोट है, वो इसी जो है एनटीए के द्वारा दिए गए सिलेबस में जो चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई, सेल बायोलॉजी, उसको मिला बेटा। तो इसीलिए मैंने यहां पर इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। और सबसे पहले हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को यह बता दूं कि देखिए, जब आप हिंदी माध्यम के एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की जो भाषा है, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जटिल है, जिसे समझने के लिए आपको जरूरी है कि पहले कुछ कंसेप्ट, कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाएं जिन नोट्स और कंटेंट के बेसिस पर आप एनसीईआरटी के हर एक शब्द को समझ पाएं। कहीं पर जो है एनसीईआरटी हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी के जो जटिलतम शब्द हैं उसको लेकर के परेशान रहते हैं। और कई बार तो ये देखा जाता है कि एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में भी एक्चुअल में हिंदी का शब्द ना आकर के इंग्लिश का कोई वर्ड दिया रहता है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये यकीन दिला दूं कि ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है वो हिंदी माध्यम को लेकर के ही बनाया है मैंने, और बनाने वाला हूं, स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जहां जहां मुझे आवश्यकता महसूस होगी कि उस हिंदी के शब्द को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना या फिर कोई इंग्लिश का ऐसा वर्ड जो जरूरी है आप सभी के साथ डिस्कस करना, मैं वो भी करूंगा। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे और जो है इस सेशन को पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखेंगे और एक प्रॉपर मैनर में बेटा नोट्स को मेंटेन करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिका जीवन की इकाई, सेल बायोलॉजी, इसमें आपको किस तरह का जो है कंटेंट मैं यहां पर देने वाला हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन है, नीट एग्जामिनेशन है या फिर सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन होते हैं बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली नीट के एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या यहां पर नीट यूजी के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो नीट के एग्जामिनेशन, नीट यूजी के एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। एनसीईआरटी के बुक को ही यहाँ पर फॉलो करना है हमें भी, और मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट को ही बहुत ही खास तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप सभी के साथ यहाँ पर जो है साझा किया है और मैं करने वाला हूँ। देखिए, क्या है कि एनसीईआरटी की बुक ही हमारे लिए यहाँ पर एक ग्रंथ है जिसको समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस बात को समझते हुए कि जब सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से संबंधित या एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं तो एनसीईआरटी के जो इमेज है बेटा, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का कोई एक पैराग्राफ हमारे दे रखा है, 11th एनसीईआरटी में कोई एक पैराग्राफ दे रखा है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले आपको मैं अपना खुद का नोट्स बताऊं, और जैसे ही मेरे द्वारा बताए गए ये जो नोट्स आप पढ़ लेंगे और उन नोट्स में कई बातों को जब आप एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ से मैच करेंगे तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में हर वर्ड, हर एक सेंटेंस जो है एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ में जो दिया हुआ रहेगा वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बेटा। ठीक है ना। तो पहले नोट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के पेज पे आएंगे और हर पेज को मैंने यहां पर इमेज कट आउट किया है ताकि आपको ये मालूम चले कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। और कुछ अगर एक्स्ट्रा भी बताऊंगा तो पक्का वहां से प्रीवियस ईयर में कोई आया हुआ क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है। देखिए, तो देखिए नीट यूजी या किसी भी अदर एग्जामिनेशन जिसका सिलेबस सेल बायोलॉजी है उसमें एनसीईआरटी को ही यहां पे प्रिफर करना होता है। तो एनसीईआरटी के पैराग्राफ यहां पर मैं इमेज के तौर पर आप सभी के साथ यहां पर साझा करने वाला हूं, इसको समझाने वाला हूं बेटा। तो एनसीईआरटी की पैराग्राफ को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बेटा, हम हर एक लाइन को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के हर एक शब्द को डिटेल में नोट्स की सहायता से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ देखिए लाइन टू लाइन समझाऊंगा ही, मैंने आपको बताया कि आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अच्छा, एनसीईआरटी में अगर मान लीजिए कोई डायग्राम दिया गया है और सेल बायोलॉजी है, आप ये जानते हैं कि इसमें तो डायग्राम हर एक कदम पर केवल डायग्राम ही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है ना। तो डायग्राम को भी मैं यहां पर समझाऊंगा, कहीं कोई टेबल दिया है तो उस टेबल के बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। और यहां पर सबसे लास्ट में जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है तो सारांश समरी दिया हुआ रहता है, वो सारांश के पॉइंट भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे चैप्टर के बीच वाले पोर्शन में दिया हुआ नहीं रहता, तो सारांश भी करना है। इवन जो अभ्यास के क्वेश्चन लास्ट में एनसीईआरटी के पेज में दिए हुए रहते हैं, हम उन क्वेश्चन में भी छुपी हुई बात को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो वो सब कुछ दिया जाएगा आपको इस वीडियो में और आने वाले हर वीडियो में, जो कि आपके नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा पर्याप्त रहने वाला है बेटा। आपको कहीं भी किसी और जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो फील मैं ऑफलाइन की विद्यार्थियों को क्लास में दिलाता हूं वही फील मैं ऑनलाइन की विद्यार्थियों को भी दिलाने वाला हूं। आपको बिल्कुल वही कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं जो मैं ऑफलाइन की विद्यार्थियों को करता हूं। देखिए, अच्छा एक और बात, देखिए नोट्स की बात हमने किया, डायग्राम की हमने बात किया, लास्ट में सारांश दिया है वो भी देखेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बेटा, हम जैसे ही कोई एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे उसके जस्ट बाद उस पर आधारित कोई अभ्यास के क्वेश्चन या फिर पिछले वर्ष जो भी एग्जाम, जब भी एग्जाम हुआ है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब हम यहां पर पीवाईक्यू भी सॉल्व करते रहेंगे। और पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप ये विश्लेषण कर पाएं कि आखिर पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में कहां से आ रहे हैं, नोट्स के कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनाता है। एग्जामिनर के ब्रेन को आपको समझना होगा कि आखिर कौन से पॉइंट को ज्यादा पढ़ना है, कौन से पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा रुचि के साथ पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, राइट है। अच्छा देखिए, तो मैं इन सभी पॉइंट को यहां पर एक एक करके समझाने वाला हूं। कोशिका जीवन की इकाई, ये हमारा बेटा यहां पर चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से यहां पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा। आप जब यहां पर इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मेरा मानना है कि आप में से अधिकांश विद्यार्थी जो हैं स्टार्टिंग में दिए हुए जो वैज्ञानिकों का जो कंट्रीब्यूशन है अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया है उसको पढ़ना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदी की तरह कवि परिचय की तरह इसको याद कर लें, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि कई बार जो है ना कुछ इंटरेस्टिंग बात, कुछ एक महत्वपूर्ण बात जो है हमारे एग्जामिनेशन में पूछने लायक बात जो है ना, यहां पर साइंटिस्ट के अंदर, ये साइंटिस्ट जो हैं वैज्ञानिक हैं, उनके जो बारे में, इनके बारे में जो परिचय वाले जो पॉइंट दिए हुए रहते हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। जैसे मैं आपको बता दूं, इसी सेल बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है ना, जो कि इस जो है वैज्ञानिक के परिचय वाले पैराग्राफ से आया है। देखिए वो कौन सा क्वेश्चन था बेटा, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो आखिर किस जैव अणु जो है, किस बायोमोलिक्यूल, किस जैव अणु के संरचना को समझाता है या किस जैव अणु के संरचना से संबंधित है। ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। और देखिए ये यहां पर दे रखा है हमारे एनसीईआरटी के अंदर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करते टाइम मैंने यहां पर पहले इस इमेज को कट आउट किया है ताकि आप समझ पाए कि हां भाई यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और पूछे गए हैं बेटा। जरा देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। देखिए हम यहां पर एक वैज्ञानिक के योगदान को समझने वाले हैं। कुछ एक बेसिक सी बात मैं चाहता हूं कि 2-3 पॉइंट तो आप कम से कम याद रखें, पूरा नहीं तो। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका जन्म कहां हुआ, इनकी जन्म जो है किस डेट को हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब यहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर इनके कार्यों को तो पढ़ना यहां पर बनता है, ठीक है ना। अब देखिए हम जिस वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी में नाम दे रखा है GN रामाचंद्रन। GN रामाचंद्रन के द्वारा एक कंसेप्ट समझाया गया, एक कंसेप्ट दिया गया है
जिसका नाम आप देख सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट है। और मैं आपको बता दूं रामाचंद्रन जो प्लॉट है ना, इसके द्वारा कौन से जैव अणु की संरचना का उल्लेख या विश्लेषण किया जाता है, तो इसका संबंध जो है बेटा प्रोटीन के संरचना से है। और रामाचंद्रन प्लॉट जो है ना, इसके उपयोग के द्वारा जो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसे कहा जाता है संरचनात्मक जीव विज्ञान, है ना, जिसे स्ट्रक्चरल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो संरचनात्मक जीव विज्ञान जो है उस क्षेत्र में इन्होंने रामाचंद्रन के द्वारा दिया गया ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है बेटा। और मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में लिखा है कि रामाचंद्रन प्लॉट के द्वारा जो है ना प्रोटीन जो कि एक बहुलक है उसके विश्लेषण में सहायता मिलती है। प्रोटीन एक बहुलक है, देखिए आगे जाकर के हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। प्रोटीन एक बहुलक है, जैव अणु में मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत सारे एकलक पदार्थ मतलब मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है बेटा। और जो मोनोमर होते हैं ना प्रोटीन के लिए, जो एकलक पदार्थ हैं जो आपस में मिलकर के प्रोटीन जैसे बहुलक का निर्माण करते हैं, वो होता है यहां पर एमिनो अम्ल या फिर एमिनो एसिड बोल सकते हैं। बहुत सारे एमिनो अम्ल जो हैं वो एक बंध होता है बेटा, दो एमिनो अम्ल के बीच में पाया जाता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं और फिर प्रोटीन जैसे बहुलक का निर्माण होता है। कैसे होता है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं, आपके लिए बस इतना ध्यान रखना है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, जीएन रामाचंद्रन। बताओ इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, रामाचंद्रन प्लॉट ड्रॉ किया था जो कि प्रोटीन बहुलक के विश्लेषण उसके संरचना में योगदान देने के लिए पर्याप्त था बेटा। और इन्होंने जो है रामाचंद्रन प्लॉट को देख करके संरचनात्मक जो जीव विज्ञान का क्षेत्र है उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस मैं चाहता हूं ये बात आप यहां पर ध्यान रखें, है ना। हमें सारे पॉइंट नहीं तो कम से कम इतनी बात तो हमें पता होना चाहिए बेटा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सीधे आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है जब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इन बातों को स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि क्यों हम एनसीईआरटी में दिए गए कुछ भी बात जो महत्वपूर्ण है क्यों स्किप करें, जब हमारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ रखा है यहां से बेटा रामाचंद्रन प्लॉट से। बस ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की संरचना को बताने के लिए इन्होंने दिया है। अच्छा अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का कोई जो है पैराग्राफ मैं पहले लूंगा और जो है उसको समझाने के लिए नोट्स की बात करेंगे। जैसे देखिए एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ है, आप देखेंगे जब भी आप सेल बायोलॉजी को एनसीईआरटी में देखेंगे तो सबसे पहले है ना ये बातें की गई है बेटा, यहां से ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है ना। कोशिका जीवन की इकाई यहां से स्टार्ट किया गया है, पर यहां पर जो पॉइंट दिया गया है क्यों ना उसको हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से नोट्स बना करके पढ़ें, और जैसे आपने ये पढ़ा आगे आने वाले जितने भी पॉइंट है आपको अपने आप ही समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, पहले हम यहां पर कुछ बेसिक की बात करते हैं। आज चैप्टर को पहले लेक्चर में स्टार्ट किया है तो जरूरी है आप सभी के लिए बेसिक जानना। देखिए मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं जो कि हमारे एनसीईआरटी में ही डाला गया है। सबसे पहले टॉपिक ही दिया हुआ है बेटा कि कोशिका क्या है, राइट है। देखिए यहां पर कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल, है ना। कोशिका क्या है, हमें यहीं से ही इस चैप्टर को स्टार्ट करना है प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बता दूं कि कोशिका क्या है, मतलब अगर हम ये देखें कि कोशिका जिसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, कोशिका क्या है, कोशिका को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई भी जीवधारी है, कोई भी जीव है, चाहे वो कितना भी निम्न स्तर का जीव हो, चाहे वो कितना ही उच्चतम जीव हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो बेटा यूकैरियोटिक हो, लेकिन पक्का ये तय है कि उनके शरीर का जो निर्माण होगा वो कोशिकाओं से ही होगा। उनका शरीर जो है वो कोशिकाओं से ही निर्मित होता है। बात सही है। अच्छा अब बात यह आती है कि ये जो कोशिका है, जब सभी प्रकार के जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिल करके हुआ है, तो क्या मैं ये कह दूं कि जो कोशिका है वो इन सभी जीवधारी के लिए, सजीव के लिए संरचनात्मक इकाई है, ये भी कह सकता हूं। अच्छा केवल संरचनात्मक ही नहीं बल्कि इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के जैविक कार्य भी संपन्न किए जाएंगे। जब ये कोशिकाएं आपस में अनुनीय क्रियाएं करती हैं तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं और उन उत्पादों के द्वारा क्रियात्मक या फिर कोई कार्य भी किया जाएगा। तो मैं अब इतना बोल रहा हूं बेटा कि किसी भी सजीव या जीवधारी,
है ना, किसी भी सजीव या फिर जीवधारी के शरीर का निर्माण अगर कोशिका से हो रहा है तो क्या कोशिका को किसी भी जीवधारी के लिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल, है ना। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले एक बात दी गई है, वहीं से ही इस पॉइंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा कि कोशिका क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है जीवन की मूलभूत इकाई है, आधारभूत इकाई है। यहां पर हमारे नोट्स का पहला पॉइंट जो है यही है बेटा कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, मूलभूत इकाई है, आधारभूत इकाई है। ठीक है ना। देखिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपने बहुत ही लोअर क्लास में भी ये सब सारी बातें पढ़ा होगा कि जीवन की आधारभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है। अच्छा, तो क्या मैं इसी को इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ये जो है ना, ये किसी भी जीवधारी की छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये भी लिख सकता हूं। तो देखो, मैंने यहां लिखा, ये किसी भी जीवधारी, है ना, जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक, सबसे छोटी, और क्या लिख रहा हूं मैं, संरचनात्मक। तो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है बेटा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, आप समझते जाएं और नोट्स को प्रॉपर मैनर में मेंटेन किए जाएं। ठीक है। अच्छा, देखिए, मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा है बेटा यहां पर कि जो जीवधारी है ना, किसी भी जीवधारी की छोटी संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई है, वही तो है यहां पर कोशिका। अच्छा, कैसे? तो देखिए, आगे जाकर के मैं एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से वायरस का एग्जांपल लेकर के अपवाद स्वरूप मैं आपको यह बताऊंगा कि कोशिका से छोटी किसी भी प्रकार के संरचना का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है बेटा। राइट है। अच्छा, वो कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये पॉइंट आपको समझ में आया कि जीवन की जो आधारभूत इकाई है वो आप किसको बोल रहे हैं भाई? कोशिका को बोल रहे हैं। और सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी क्या है? तो मैं कह रहा हूं यहां पर कोशिका ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर आगे एनसीईआरटी में दी गई बात को हम पढ़ेंगे बेटा, और ये पॉइंट मैं ऐसे समझा रहा हूं, इसको आप ऐसे देखिए कि लिखा है कि कोई भी जीवधारी है बेटा, किसी भी जीवधारी का, या फिर हम लिख रहे हैं किसी भी जीवधारी या जीव का। ठीक है, जीवधारी का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होगा? कोशिका से। तो जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। क्या मैं ये लिख सकता हूं? एनसीईआरटी की पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, तो कोशिकाओं से मिलकर होता है ना। जीवधारी का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है, मिलकर निर्मित होता है। क्या मैं ये पॉइंट कह सकता हूं? अच्छा, एक और बात जरा सुनिए ध्यान से, अगर कोई भी जीवधारी है, अगर उनका शरीर जो है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना संरचनात्मक इकाई मान रहे हैं किसी भी जीव के लिए। बात सही है। अच्छा, जरा देखिए, हम यहां पर किसी भी जीवधारी की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब मैं क्या पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि पॉइंट यह है बेटा कि किसी भी जीवधारी को उनमें पाए जाने वाले, उनके शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, मैं किस आधार पर जीवधारी या जीवों का वर्गीकरण आपको बता रहा हूं, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर जो जीवधारी है, जीव हैं, वो दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं, बांटे जा सकते हैं। एक को बेटा कहा जाता है यहां पर एक कोशिकीय जीव। क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे एक को कहा जाएगा यहां पर एक कोशिकीय जीव, और एक को बेटा यहां पर कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से हम यहां पर इन सभी बातों को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अगर जीवधारी के शरीर के अंदर केवल और केवल एक कोशिका है तो आप बोलेंगे इसको एक कोशिकीय। ठीक है, अगर जीवधारी के शरीर का निर्माण एक नहीं बल्कि अनेक कोशिकाओं से हुआ है तो आप बोलेंगे यहां पर बहुकोशिकीय, है ना। अच्छा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर जिसे कहा जाता है जैविक वर्गीकरण। वहां पर आपने एक वैज्ञानिक ने आर.एच. विटेकर नाम था उनका, उन्होंने 1969 में जो है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में बताया था, और 5 प्रकार के जगत या किंगडम जो उन्होंने दिए, उनके नाम तो आप सभी को पता ही होगा। तो जरा देखिए, मैं इसी पॉइंट को यह समझाने वाला हूं कि अगर हम यहां पर एक कोशिकीय जीव की बात करें तो आर.एच. विटेकर के अनुसार बेटा बताओ, क्या मैं एक जगत
जगत जिसका नाम है बेटा मोनेरा, जिसमें जीवाणु आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, वो क्या बताओ, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु जो मोनेरा जगत में आते हैं क्या एक कोशिकीय होते हैं? अच्छा, एक और आपने पॉइंट पढ़ा होगा, जरा देखो जरा, एक और यहां पर जगत है जिसका नाम है बेटा प्रोटिस्टा। क्या नाम है? जिसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या प्रोटिस्टा जो है ना, इस जगत में आने वाले जो सदस्य हैं वो भी तो केवल और केवल उनका शरीर भी एक कोशिकाओं से बना होता है। तो ये दोनों मतलब मोनेरा जिसमें जीवाणु आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजुआ, युगुलिना, है ना, औपंक कवक, ये सभी आते हैं बेटा। तो क्या ये एक कोशिकीय होते हैं? ठीक है। अच्छा, बहुकोशिकीय में यहां पर कौन से जो है पॉइंट आपको बता सकता हूं, जरा देखिए, मैं यहां पर कुछ प्रकार के जगत के नाम बता रहा हूं बेटा। क्या यहां पर मैं एक जगत का नाम ये लिख दूं, कवक जगत लिख सकता हूं बेटा, है ना, कवक। अच्छा, क्या एक बताओ यहां पर, क्या पादप जगत मतलब जिसे हम प्लांटी भी कहते हैं, और क्या यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर एनिमेलिया, या फिर जिसे क्या कहा जाता है, जंतु जगत भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, जरा इस पॉइंट को एक बार और गौर कीजिएगा। फंजाई जिसे हम यहां पर कवक बोलते हैं, प्लांटी जिसे पादप जगत बोला जाता है, और जंतु जगत जिसे बेटा यहां पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्या कहा जाता है, एनिमेलिया कहा जाता है बेटा। राइट है। अच्छा, तो क्या इन सभी के अंदर आने वाले जितने भी जीव होंगे उनका जो शरीर है वो केवल एक कोशिका से नहीं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा? तो जरा देखिए, मैं इस पॉइंट को ऐसे लिखूं कि एक कोशिकीय जीव में अगर कोशिका की बात करें तो क्या केवल और केवल ये एक कोशिका से ही निर्मित है? क्या ये केवल और केवल एक कोशिका से निर्मित है? लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है ना, क्या इनका निर्माण जो है केवल एक कोशिका से है? नहीं बेटा, इनका निर्माण तो अनेक कोशिकाओं से होता है। यहां तक क्लियर है सारी बात? अच्छा, जरा देखिए एक और पॉइंट, मैं यहां पर एक अपवाद बता देता हूं बेटा, हालांकि ये अपवाद पहले ही आपने पढ़ लिया होगा। जैसे देखो यहां पर कवक, अब ऐसा भी नहीं है कि कवक में आने वाले सभी प्रकार के जो जीव हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको यीस्ट का, एक यीस्ट क्या होते हैं, जो यीस्ट हैं एक प्रकार के कवक होते हैं बेटा, ये फंजाई होते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल को अगर जिक्र किया जाए, एक उदाहरण अगर आपको बताया जाए तो वो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी नामक एक कवक है, जो कि अपवाद स्वरूप कवक जगत में फंजाई किंगडम में आते हैं, लेकिन वो बहुकोशिकीय नहीं होते, एक कोशिकीय होते हैं। तो जरा देखिए यहां पर एक अपवाद भी मैं लिख ही देता हूं, जब सारे पॉइंट हम लिख रहे हैं। अपवाद है बेटा, कवक जगत में आने वाले सभी सदस्य बहुकोशिकीय होंगे। यहां पर किसके अलावा, तो एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, हम यहां पर यीस्ट का नाम लिख रहे हैं बेटा। यीस्ट जो है एक ऐसा कवक है जो कि अपवाद स्वरूप ये क्या होता है, तो आप कहेंगे ये अपवाद स्वरूप बेटा किस प्रकार के होते हैं, तो बेटा ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय होते हैं। ये बात आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों एक कोशिकीय, बाकी जो तीन हैं वो बहुकोशिकीय है ना। और जीवधारी है ना का शरीर जो है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इस आधार पर दो भाग में बांट दिया हमने, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यहां तक मेरे ख्याल से आपको सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो जरा देखिए, हम इसको और आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या पॉइंट है। अब पॉइंट बेटा, हम कोशिका की बात कर रहे हैं, तो कोशिका जो है ना उसकी खोज को कैसे भूल सकते हैं? कोशिका की खोज किसने की, ये वाले पॉइंट भी मैं यहां पर ही समझाने वाला हूं आपको, कि कोशिका की खोज का जो श्रेय है बेटा वो किस वैज्ञानिक को जाता है। ठीक है ना। अच्छा देखिए यहां पर है ना, खोज में मैं आपको कोशिका की खोज से संबंधित जो बातें हैं उसमें मैं तीन वैज्ञानिकों का जिक्र करने वाला हूं बेटा। कितने? तीन वैज्ञानिकों का जिक्र करूंगा। जरा आप देखिएगा ध्यान से। देखिए इन तीनों वैज्ञानिकों का जिक्र यहां पर बहुत आवश्यक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण नाम जो है बेटा, एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। अच्छा इंग्लिश में भी लिख देते हैं, वैज्ञानिक का नाम है बेटा यहां पर रॉबर्ट हुक। अब देखो रॉबर्ट हुक जो है ना, उन्होंने सबसे पहले यहां पर कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की बेटा वो जीवित कोशिका नहीं है, वो तो मृत कोशिका थी, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने ही की, लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की ना बेटा वो किस प्रकार की कोशिका थी, तो आप कहेंगे वो तो एक डेड सेल थी, मृत कोशिका की खोज की है बेटा। और रॉबर्ट हुक ने यहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज,
है ना, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, है ना, रॉबर्ट हुक ने ही की। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज, ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, हर एक पॉइंट समझ रहे हैं बेटा। अच्छा देखो यहां पर इन्होंने ये जो खोज है ना वो कैसे की, है ना, कौन से पादप में अध्ययन के दौरान इन्होंने ये खोज की, है ना। तो जरा इस बात को हम समझ लें। देखिए यहां पर पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि जब ये अध्ययन कर रहे थे एक वृक्ष का, है ना, जिसका नाम है बेटा आक ट्री, राइट है। तो ये जो आक वृक्ष है ना, आक वृक्ष, तो आक वृक्ष के जो छाल होती है बेटा, इसके बाहर की जो एक पतले आवरण की बात करें ना, वृक्षों के बाहर जो है, ट्रीज के बाहर एक कॉर्क सेल पाई जाती है, या फिर उसको बार्क, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वृक्षों की जो छाल है ना, उन छाल के अंदर, है ना। और ये जो आक वृक्ष है ना, इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार जो है ना ऑप्शन में आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है बेटा। इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा, नाम है क्वेरिकस सबर। क्या नाम है? क्वेरिकस सबर, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक नाम है बेटा। तो आक वृक्ष जो है ना उसको क्या कहा जाता है? तो मैंने बोला यहां पर क्वेरिकस सबर कहा जाता है बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आक वृक्ष जो है ना उसके छाल में सबसे पहली बार इन्होंने क्या देखा था बेटा? कुछ एक खाली स्थान को देखा था, कुछ एक खाली जगह को देखा था। और उस खाली स्थान के लिए पता है इस वैज्ञानिक ने उस खाली स्थान के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया था? तो आप कहेंगे कोशिका नहीं, इसको क्या कहा था? सेल्यूला। सेल नहीं, इसको क्या कहा था? सेल्यूला कहा था। तो देखो मैंने क्या कहा कि वृक्ष के छाल में कुछ खाली स्थान देखा रॉबर्ट हुक ने, है ना, मृत कोशिका को इन्होंने यहां पर सेल नहीं सेल्यूला शब्द का प्रतिपादन किया था। और अपने इस खोज का जो वर्णन है, अपने इस खोज का वर्णन इन्होंने एक बुक में किया था बेटा। इन्होंने एक बुक भी लिखी और उसमें अपने सभी कार्य का वर्णन किया। खैर ये जो है आपके लिए समझ से बाहर है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर है, आप याद कर भी सकते हैं इस बुक का नाम और नहीं भी कर सकते, मैं फिर भी नोट्स में ये ऐड कर देता हूं, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बुक का बताइए? माइक्रोग्राफिया। तो बेटा ये माइक्रोग्राफिया एक बुक है जो कि जिसके अंदर रॉबर्ट हुक ने अपने खोज के बारे में, मृत कोशिका की खोज के बारे में जो है विस्तार पूर्वक विवरण दिया हुआ है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जरा एक और बात देखो, मैंने क्या कहा? खाली स्थान। जैसे मान लो वृक्ष की छाल की बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार के खाली स्थान दिखाई दिए थे उनको कॉर्क सेल में, है ना बेटा, कुछ इस प्रकार के खाली स्थान इनको दिखाई दिए। और इन्हीं खाली स्थान को इस वैज्ञानिक ने क्या कह दिया? इन्हीं खाली स्थान को सेल्यूला बोल दिया बेटा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या हमने एक वैज्ञानिक जो है ना उसका पॉइंट समझ लिया बेटा? क्या एक वैज्ञानिक का पॉइंट हमने समझ लिया? हमने यहां पे रॉबर्ट हुक के विवरण को समझ लिया, उनके योगदान को समझ लिया, ठीक है। अच्छा जरा अब हम यहां पे किसी अन्य वैज्ञानिक के बारे में डिस्कस करें। देखिए दूसरे नंबर पे वैज्ञानिक जो है ना, यहां पर वो वैज्ञानिक हम पढ़ने वाले हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। अच्छा, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोन वॉन, है ना, ल्यूवेनहॉक। देखिए ल्यूवेनहॉक। अच्छा देखिए इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखेंगे। और ये जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने जीवित प्रकार की कोशिका की खोज की है बेटा। जीवित कोशिका की खोज का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका का, है ना, और यहां पे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने यहां पर किस प्रकार की कोशिका की खोज की? तो आप बोलेंगे इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की बेटा, है ना, जीवित कोशिका की खोज की, है ना। और देखिए इन्होंने जीवित कोशिका को पता है क्या बोला? ये भी ध्यान रखिए आप। इन्होंने बोला इसे लिटिल एनिमल क्यूल, है ना। पहले इंग्लिश देखते हैं, लिटिल एनिमल क्यूल। ये एनिमल क्यूल शब्द जो है ना ल्यूवेनहॉक ने कोशिका के लिए यूज में लिया था, और जिसका मतलब होता है कि छोटे से जो जीव होते हैं, छोटे से बहुत ही सूक्ष्म आकार के लिए जो है यहाँ पे लिटिल एनिमल क्यूल वर्ड यूज में लेते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा सूक्ष्म जंतुक। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जंतुक कहेंगे बेटा आप, ठीक है ना। लिटिल एनिमल क्यूल या फिर सूक्ष्म जंतुक कहा जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए हम तीसरे वैज्ञानिक को यहां पर पढ़ने वाले हैं बेटा, और इनका नाम है यहां पर रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। पहले रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ा, अब हम यहां पे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वैज्ञानिक का नाम है बेटा यहां पर रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इस बार हम यहां पर रॉबर्ट ब्राउन के बारे में इंग्लिश में लिखते हैं। यहां पर देखिए हमने यहां लिखा रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन
को जो है यहाँ पर जो है किस प्रकार की संरचना में खोज के लिए जाना जाता है, इन्होंने केंद्रक की खोज की है बेटा। किसकी खोज की है? तो आप बोलेंगे इन्होंने केंद्रक की खोज की है। बस आपको इतनी बात यहां पर ध्यान रखनी है। एक बात जो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, वो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा बेटा। देखो क्या है कि रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की एंड रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है, और जीवित कोशिका जिसे लिटिल एनिमल्क्यूल या सूक्ष्म जंतुक बोला गया है, वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की बेटा। आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप भी अपने नोट्स में है ना सारे पॉइंट को एक एक करके मेंशन करें, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब एक लास्ट पॉइंट इस वाले सेक्शन में जगह खाली है, हम यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए पॉइंट है क्या, अब जरा एनसीईआरटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, और ये बात है क्या मैं आपको समझाऊं कि इन्होंने है ना मतलब एक्चुअल में एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि एक कोशिकीय जीव वो हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना है, लेकिन एक कोशिका जो कि एक पूर्ण कोशिका है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है कोशिका की। किसी भी कोशिका की कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब एक पूर्ण संरचना का मतलब पता है क्या होता है कि उसके अंदर कोशिका द्रव्य भी है, केंद्रक भी है, उसके बाहर कोशिकीय आवरण जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सब है। अगर ये सब है तो कोशिका की संरचना को आप पूर्ण बोलेंगे। और एक कोशिकीय जीव भले से एक कोशिका रखे, लेकिन वो पूर्ण कोशिका हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो बेटा। किसी भी कोशिका की पूर्ण संरचना हो, पूर्ण विकसित संरचना हो, जिसके पास वो सभी प्रकार के कोशिकीय भाग होने चाहिए जो एक कोशिका के पूर्ण संरचना में होते हैं और पाए जाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव इस स्थिति में क्योंकि एक पूर्ण संरचना रखते हैं कोशिका का, तो हम कहेंगे कि ये एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व दर्शा सकते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व यापन करने में सक्षम हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये अपने जीवन के सभी आवश्यक जैविक कार्य करने में भी सक्षम है, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, परिसंचरण हो, ये सभी प्रकार के कार्य ये कर पाएंगे। सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं जो हैं ये कर पाते हैं। तो जरा देखिए, मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं बेटा कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने कहा ये सक्षम होते हैं बेटा, कैपेबल होते हैं, क्या करने में सक्षम होते हैं। मैं इस बात को यहां पर ऐसे लिख रहा हूं कि जो एक कोशिकीय जीव है वो सक्षम है, यहां पर ये क्या करने के लिए सक्षम है। मैंने अभी बोला ना अभी आपको कि स्वतंत्र जीवन यापन करने हेतु, राइट, स्वतंत्र जीवन यापन करने में, तो स्वतंत्र जीवन यापन करने में यहां पर ये सक्षम है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बेटा, स्वतंत्र जीवन यापन के साथ साथ ये सभी आवश्यक कार्य भी कर सकते हैं। कार्य, आवश्यक कार्य का मतलब बेटा जैविक कार्य है ना, जैविक प्रक्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात हो रही है, पाचन, श्वसन है ना, उत्सर्जन जैसे कार्य की बात हो रही है। तो सभी जो आवश्यक इसेंशियल जो फंक्शन होते हैं, सभी आवश्यक जो कार्य करने में, सभी आवश्यक कार्य करने में भी बेटा ये क्या है, सक्षम है। तो देखिए एक ही स्लाइड में मैंने हर पॉसिबल पॉइंट को बेटा एक एक करके सारे पॉइंट को कवर कर दिया है ना। जरा इन सभी बात को क्या एक और बार रिवाइज कर लिया जाए। मैंने बेसिक ही समझाया है, बिल्कुल आज फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल एक जीरो लेवल से हर वो बात कोशिका के बारे में बताई जाए जो हमारे एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, भले से इस चैप्टर में दिया हुआ हो चाहे इससे संबंधित किसी अन्य चैप्टर में। क्योंकि देखिए सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और सेल बायोलॉजी का जिक्र तो लगभग पूरे बायोलॉजी, पूरे जीव विज्ञान के हर चैप्टर में ही सेल है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इन सभी बातों को एक बार हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेटा यहां पर कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, तो मैंने आपको बोला कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, या फिर आप ये बोलेंगे किसी भी जीवधारी के लिए यहां पर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है ना, उसको आप यहां पर कोशिका बोलेंगे। कोशिका की खोज का श्रेय 3 वैज्ञानिक के बारे में बोला, एक रॉबर्ट हुक का नाम बताया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का बताया और रॉबर्ट ब्राउन भी बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने यहां पे केंद्रक की खोज की, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, डेड सेल की खोज की बेटा। आंक वृक्ष है, क्विरिकस सबर नाम है इसका वैज्ञानिक नाम, उसके छाल में, कॉर्क सेल में उन्होंने खाली स्थान को देखा बेटा, जिसके लिए उन्होंने सेलुला शब्द का उपयोग में लिया था। इस सेलुला को ही यहां पर आज वर्तमान समय में सेल कह रहे हैं, हम कोशिका कह रहे हैं,
है ना। अच्छा देखिए यहां पर किसी भी जीवधारी की बात करें, पक्का उनके शरीर जो है वो किससे निर्मित है, कोशिकाओं से। अब ये कोशिका की संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, इस आधार पर हम इन जीवों को दो भाग में बांट रहे बेटा। एक तो हम कह रहे हैं एक कोशिकीय जीव और एक को हम कह रहे हैं यहां पर बहुकोशिकीय जीव। ये दो हो गए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एनसीईआरटी में लिखा है बेटा कि एक कोशिकीय जीव, यहां के लिए एक कोशिकीय जीव सक्षम है, कैपेबल है क्या करने के लिए, एक कोशिकीय जीव अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं और सभी प्रकार के आवश्यक जैविक कार्य भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेल ही रख रहे हैं, एक कोशिका ही रख रहे हैं, पर वो कोशिका अपने आप में एक पूर्ण कोशिका है, पूर्ण विकसित कोशिका है। और मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि आर.एच. विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है ना, उनमें आने वाले जितने भी जीव हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। बाकी जो तीन जो जगत हैं बेटा, उसमें फंजाई कवक की बात किया मैंने, पादप की बात किया और जंतु जगत एनिमेलिया की बात किया, वो बहुकोशिकीय हैं। कवक जगत की बात करें, उसमें एक अपवाद है, एनसीईआरटी में जैविक वर्गीकरण करके एक चैप्टर है, वहां दिया है बेटा, हमने यहां पे ऐड किया, जिसका नाम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है बेटा, है ना। यहां पर जो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के बारे में एक और बात मैं आपको ओरली बता दूं, आगे आप पढ़ेंगे, ब्रेड उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ये एक कोशिकीय कवक होता है, बाकी जो अन्य सदस्य हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें जो हैं समझ में आ गई होंगी। मैं चाहता हूं 2 सेकेंड में साइड में हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए देखिए इस पॉइंट को मैंने यहां पर पूरा समझा दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हमने रामानुजन की बात भी यहां पे कर ली है ना, सॉरी रामचंद्रन जो वैज्ञानिक हैं, हमने उनकी भी बात यहां पर कर ली है। और अब यहां पर बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मैंने आपको अभी नोट्स प्रोवाइड किया, ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है, इस पे आधारित एनसीईआरटी में जो बात की गई है, क्या हम पहले उसकी बात करें। जरा देखो एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या जो हमारे लिए जरूरी है ना। देखिए क्या है, देखो यहां पर हम जानते हैं ना, हमने सजीव जगत लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है कि क्या हमारे एनसीईआरटी में 5 ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिसके आधार पर हम सजीव को निर्जीव से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर यही बात की गई है बेटा कि कब सजीव को सजीव कहा जाए, निर्जीव को निर्जीव कहा जाए, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी बात है कि सजीव कहने के लिए यह बहुत आवश्यक है ये जानना कि पक्का उनके शरीर में कोशिकाएं पाई जाती होंगी। तो जरा देखिए पॉइंट यहां से आप यहां पर यह पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कोई भी यहां पर जीव है तो किसी भी जीव के लिए मैं ये कहूंगा बेटा कि जीवन की आधारभूत इकाई जो है वो कोशिका है, और किसी भी जीव को सजीव तभी आप मानेंगे जब उसमें कोशिका उपस्थित हो, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहां पर बोला है कि जितने भी सभी प्रकार के जो जीवधारी हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या मैंने यही नोट्स में आपको बताया था। और ये जो कोशिकाएं होती है ना बेटा, ये यहां पर अगर इनकी संख्या एक हो, एक कोशिका से बने हैं जीवधारी, तो इसको क्या बोला गया है, देखिए यहां पर इसको क्या एक कोशिकीय जीव बोला गया है। लेकिन अगर हम यहां पर अनेक कोशिकाओं से बने हुए जीव की बात करें तो क्या इसे बेटा यहां पर आप बहुकोशिक जीव बोलेंगे कि नहीं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है यहां पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। और आप ये नोट्स वाली बात भी यहां पर ध्यान रखेंगे कि कोशिका की खोज और इतने जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आगे की बात करते हैं बेटा। देखिए अब आगे के पॉइंट जो है ना, इसे यहां पर मैंने क्या समझाया है, एक स्पेशल पॉइंट लिया है बेटा, एक स्पेशल पॉइंट लिया है जो हमारे इंग्लिश मीडियम की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सही तरीके से इसका मीनिंग निकल के आता है। हिंदी मीडियम में या तो दिया नहीं है, और दिया है तो बेटा बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है। न्यू वाली एनसीईआरटी में से तो ये स्टेटमेंट हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को समझना जरूरी है, तभी तो मैंने बोला ये स्पेशल पॉइंट है। और इंग्लिश मीडियम की जो लाइन है ना, उसके आधार पर इसका जो वास्तविक अर्थ है वो हम समझ पाते हैं। देखिए ये क्या है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। बोला है कि जो कोशिका है ना, किसी मतलब कोशिका से छोटी किसी भी अन्य संरचना का अस्तित्व ही नहीं है ना। इसलिए कोई भी जीव अगर स्वतंत्र यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो पक्का उसके अंदर कोशिका तो उपस्थित होनी ही चाहिए, है ना। एक कोशिकीय जीव में हमने यही तो पढ़ा। लेकिन पॉइंट देखिए यहां पर क्या लिखा है कि कोशिका से छोटी किसी भी संरचना का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता,
है ना, मतलब इससे छोटी संरचना तो यहां पर है ही नहीं। अब जरा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे, जरूरी है ये। देखिए क्या है लिखा है इंग्लिश के एनसीईआरटी में, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंट लिविंग और एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी जीव है, अगर उसके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेल की, एक कोशिका की पूर्ण संरचना है, तब तो वो स्वतंत्र जो है जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन अगर उसके पास कोशिका की पूर्ण संरचना नहीं है तो वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक्चुअल में ये जो हमारे एनसीईआरटी में ये जो बात की गई है बेटा, ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वायरस की बात की गई है, विषाणु की बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि वायरस के बारे में ये पॉइंट क्या बताया गया है हमारे एनसीईआरटी के अंदर। देखिए ये मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया गया है बेटा, ये वायरस के लिए दिया गया है। कैसे, अभी हम समझते हैं। देखिए ये पॉइंट वायरस के लिए दिया गया है। तो देखिए यहां पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे या फिर मैं यूं कहूं कि अपवाद के तौर पे मैं अगर कुछ पॉइंट समझाऊं तो बेटा ये यहां पर वायरस जिसे क्या कहा जाता है, वायरस जिसे विषाणु कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल लेकर के हम इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं बेटा। देखिए कैसे, देखिए वायरस जो है ना, वायरस एक प्रकार का अविकल्पी परजीवी होता है। वायरस क्या होता है, अविकल्पी परजीवी होता है। मैं एक पॉइंट लिखता हूं उसके बाद मैं समझाऊंगा बेटा। एक ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं बेटा, अविकल्पी परजीवी का मतलब क्या है मैं ये भी समझाऊंगा। देखिए अगर वायरस को जीवित रहना है तो इसे हमेशा होस्ट पर मतलब किसी न किसी पोषक पर रहना ही होगा। पोषक अगर उपलब्ध है वायरस के लिए तब तक ही ये जिंदा है। पोषक के बिना ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं और निष्क्रिय या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। जैविक वर्गीकरण करके एक चैप्टर है, वहां पर यह बात की गई है, सेकेंड चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो जीवाणु है ना वो एक अविकल्पी परजीवी है ना। इसको जीवित रहने के लिए हमेशा क्या चाहिए होगा बेटा, ये हमेशा निर्भर रहते हैं बेटा, ये हमेशा निर्भर रहते हैं किसके ऊपर, ये होस्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं, या फिर आप बोलेंगे बेटा ये पोषक पर, ये होस्ट पर निर्भर रहते हैं, पोषक पर निर्भर रहते हैं। तो अगर मान लो ये यहां पर मैंने मार्कर यूज में लिया हुआ है इस स्टाइलस से, यहां पर मान लो कि सपोज ये वायरस है यहां पर, और अगर ये वायरस है तो ये तभी तक जीवित है जब तक ये मेरे अंदर, शरीर के अंदर नहीं है। मतलब मैं इसके लिए पोषक बन गया तब तक जीवित है। मेरे शरीर से इसको अगर बाहर निकाल लिया जाए, पोषक से इसको बाहर निकाल लिया जाए तो ये इनर्ट हो जाएंगे बेटा, अक्रिय हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा तो देखो यहां पर इस बात को ऐसे और समझते हैं कि क्या वायरस जो है ना उसके अंदर क्या सेल की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी नहीं। यही तो पॉइंट समझाया गया है एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली इस सेंटेंस और इस पैराग्राफ के थ्रू। देखिए क्या बोला गया है, मान लो यहां पर मैं कोई वायरस बनाता हूं बेटा, मैंने कहा ये कोई वायरस है, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि वायरस के अंदर पता है क्या नहीं होता बेटा, वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो आप कहेंगे कोशिका द्रव्य अब्सेंट होता है। तो बेटा जब वायरस में कोशिका द्रव्य नहीं है तो इसका मतलब क्या वायरस कोशिका की पूर्ण संरचना को रखता है, क्या एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना क्या वायरस में है, सेल के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब वायरस एक पूर्ण कोशिका या फिर कोशिकीय संरचना को नहीं रखता, साइटोप्लाज्म अगर इसके अंदर यहां पर अब्सेंट है, तो क्या मैं ये कह दूं कि यहां पर ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। अगर ये स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल नहीं रखते, एक कोशिका की पूर्ण संरचना नहीं रखते, तो इसलिए तो मैंने बोला कि ये किस पर निर्भर होंगे, ये हमेशा बेटा ये होस्ट के ऊपर निर्भर रहेंगे, हमेशा इनको पोषक चाहिए ही होगा। ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए एक और पॉइंट मैं यहां पर समझाता हूं कि ये जो वायरस होते हैं बेटा, ये जो वायरस है इसे सजीव और निर्जीव के मध्य में कनेक्टिव लिंक या संयोजक कड़ी कहा जाता है। ये तो आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर कोशिका द्रव्य नहीं है तो इसीलिए स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकते। तभी तो एनसीईआरटी में लिखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अगर कोई भी जीव है, अगर उसके पास है ना जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिका हैं, लेकिन वो
कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण कोशिका होने चाहिए। एक संपूर्ण विकसित कोशिका में जो जो कोशिकीय भाग होते हैं वो सभी कोशिकीय भाग उसके पास होने चाहिए। तो अगर कोई एक ऐसा जीव है ना, जिसे जिसे मैंने कहा कि जिसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं है, मतलब ये कोशिका की पूर्ण संरचना नहीं रखते, स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और यही तो कारण है कि विषाणु को हमेशा किसी न किसी पोषक पर रहना होगा। पोषक के शरीर से बाहर निकालेंगे, वो अक्रिय हो जाएगा क्रिस्टल के फॉर्म में आकर के। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जरा देखो, इसके आगे का जो हिस्सा है बेटा, वो हम अब अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। और अब जो हिंदी माध्यम, आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, कि ये जो लेक्चर हैं वो अब डेली बेसिस पे नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 4 वीडियो, 3 से 4 वीडियो तो जरूर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए भी आए। और जैसा आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम के लिए तो जेनेटिक्स का लेक्चर अपलोड होता आ रहा था, ये पहला वीडियो है हिंदी मीडियम का जिसमें मैंने ये सारे पॉइंट आपको समझाया। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। अगर हमने देखा ये तो एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी की इमेज है। और ये सारी बात मैंने आपको पहले नोट्स के बताए हैं बेटा, और इससे पहले तो मैंने वैज्ञानिक का परिचय भी स्किप नहीं किया। ये भी बात आप ध्यान रखें। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हम बस केवल इतनी ही बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियो नियमित तौर पर आप सभी को उपलब्ध करवाए जाएं। बस आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है, अगर सच में ही आपका सपना मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो ज़रूर आप इन सभी वीडियो लेक्चर को प्रीफर करें और उन सभी साथी गणों को अपने मित्रों तक पहुंचाएं जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।